वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग यूपी लेखपाल की सामाजिक एवं ग्रामीण प्रवेश की दूसरी क्विज में टॉप 20 प्रश्न को देखेंगे। इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो कि आपके कृषि से संबंधित हैं और आपके लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज नीति को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने, इनमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 2002। तो राष्ट्रीय बीज नीति जो है वो 2002 को पारित हुई थी, ऐसे स्वीकृति मिली थी। इससे पहले भी भारतीय कृषि में कई अधिनियम आ चुके थे, जैसे कि भारतीय बीज उद्योग को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले जो अधिनियम आया था वो आया था बीज अधिनियम, और बीज अधिनियम आया था 1966 में। उसके बाद बीज नियंत्रण आदेश आया 1983 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि नई बीज विकास नीति कब आई थी, तो जो नई बीज विकास नीति थी वो आपकी थी 1988 में। इसके बाद आया आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, मतलब इसके बाद क्या आया, ये सबसे पहले यही आया था। और उसके बाद राष्ट्रीय बीज नीति आई आपकी 2002 में। राष्ट्रीय बीज नीति कानून एक सामान्य किसान को गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री तक आसान पहुंच प्रदान करने में सहायक है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जमींदारी प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जमींदारी प्रथा को ही हम स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक, स्थायी बंदोबस्त, और इसी को यानी कि जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त या इसे स्तंभरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। स्तंभरारी व्यवस्था, तो इसके तीन नाम हैं, जमींदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी व्यवस्था। ठीक है, तो इसका आरंभ किया था, ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक, और इसको 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के, तब यूपी नहीं था, संयुक्त प्रांत था, उसके बनारस में तथा उत्तरी कर्नाटक में इसको लागू किया था। और जमींदारी प्रथा के तहत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग सम्मिलित था। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था कि जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया जाता था और भूमि पर उनका अधिकार पैतृक एवं हस्तांतरणीय था। यानी कि जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग स्वयं रखना होता था। इस व्यवस्था से कंपनी की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जहाँ कंपनी की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, वहीं पर किसानों का आर्थिक और शारीरिक रूप से जमकर शोषण किया गया, जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फूट के निकला था। अगला क्वेश्चन, गंटरी जरीब की लंबाई कितनी है? देखिए, आप लेखपाल का जब एग्ज़ाम देने चाहेंगे तो उसमें ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। आपसे ये आशा की जाती है कि आपको ये जो मौलिक चीज़ें हैं लेखपाल से संबंधित वो आपको आनी चाहिए। तो गंटरी जरीब की लंबाई होती है, ऑप्शन बी इसका भी सही है, 132 फीट, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भूमापन के लिए जरीब जो प्रयुक्त की जा रही है, इसका मुगल काल से प्रयोग किया जा रहा है। सबसे पहले मुगल कालीन शाहजहानी जरीब मुगल काल में, शाहजहां के काल में थी, जिसकी की कुल लंबाई थी 165 फीट। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश शासनकाल में गंटरी जरीब आई। गंटरी जरीब का प्रयोग हुआ ब्रिटिश शासनकाल में और इसकी लंबाई जो है वो 132 फुट है, और गंटरी जरीब का आज भी कई स्थानों पर उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर कितना रह गया है? देखिए, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पिछले कई जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें से लिए हैं या फिर एग्ज़ाम पैटर्न्स को बना के लिए हुए हैं। तो ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है। इनमें जो सही उत्तर है वो है 1.15 हेक्टेयर। वर्तमान में जो स्थिति है वो 1.15 हेक्टेयर है भारत में जोत का राष्ट्रीय आकार। जबकि उत्तर प्रदेश में अगर जोत का राष्ट्रीय आकार, उत्तर प्रदेश में जोत का आकार पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में जोत का आकार है 0.76 हेक्टेयर। ठीक, उत्तर प्रदेश में यानी कि प्रादेशिक जोत का आकार है 0.76 हेक्टेयर, वहीं राष्ट्रीय औसत जोत का आकार है 1.15 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दूं कि पिछले 2-3 दिन से देखा जा रहा है कि हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल पर नहीं आ रहे हैं। तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब तक नोटिफिकेशन ना आए, 1 या 2-3 दिन, ये यूट्यूब की वजह से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। वीडियो डेली अपलोड किए जा रहे हैं, डेली आपको 4 वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे पहले किए जाते थे 2-3 दिन से। तो अगर आप नोटिफिकेशन ना आ पाए तो आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करके वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है?
कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी तीसरा, इसमें भी बी आंसर ही सही है। तो कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी चीन। लगता है सबकी आंसर ऑप्शन बी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन बी है चीन। विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग चीन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? और इसका भी आंसर ऑप्शन बी सही है, 1970। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। क्यों शुरू किया गया था ऑपरेशन फ्लड? इसको दुग्ध क्रांति भी बोलते हैं, और इसने डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास को स्वयं दिशा देने में सहायता दी थी। ये 3 चरणों में लागू हुआ था ऑपरेशन फ्लड। तो इसका जो पहला चरण था वो था 1970 से 1980, ऑपरेशन फ्लड का जो पहला चरण था। इस चरण में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने योजना बनाई थी EEC के द्वारा, ठीक है, और देश को 18 प्रमुख दुग्ध शहरों से देश के 4 मुख्य महानगरों यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा था। ठीक, मेट्रो शहरों में चरण फर्स्ट में। चरण दूसरा आपका हुआ 1981 से 1985 के बीच। इसमें दुग्ध केंद्रों की संख्या जो पहले चरण में 18 थी वो बढ़कर अब 136 हो गई, और दूध 290 नगरों के बाजारों में उपलब्ध होने लगा था। तीसरा चरण जो आया वो था 1985 से 1996। इसमें क्या था कि डेयरी सहकारिताओं को अधिक मात्रा में दूध की खरीदी और बिक्री के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचे के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु सक्षम बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम यानी कि ICDP इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब चलाया गया? इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1964 से 1965, जिसके अंतर्गत श्वेत क्रांति लाने के लिए पशु मालिक को सुधरे तरीकों को पैकेज प्रदान किया गया और डेयरी विकास योजनाओं को प्रोत्साहित तथा विकसित करने के लिए 1965 में सर्वप्रथम देश में आनंद जिला है गुजरात का, आनंद, वहाँ पे राष्ट्रीय डेयरी विकास परिषद की स्थापना की गई थी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1965 में आनंद गुजरात में की गई थी, और इसके जो सूत्रधार थे ऑपरेशन फ्लड इसी से रिलेटेड है, इसके सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन, इफ्को क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। एक बार फिर सुन लीजिएगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, और यह विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्थान है। ना सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है। इफ्को में 40,000 सहकारिताएँ इसकी सदस्य हैं, और इफ्को की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को। 3 नवंबर 1967 को इफ्को की स्थापना की गई थी। इफ्को का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, और वर्तमान में जो इफ्को के चेयरमैन हैं वो हैं बलविंदर सिंह नाकई, और CEO हैं डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। चेयरमैन आपको याद रखने हैं बलविंदर सिंह नाकई। अगला क्वेश्चन, NPK का संपूर्ण देश के लिए आदर्श अनुपात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए आप इसको लेखपाल की दृष्टि से। तो NPK क्या होता है? NPK में N का मतलब है नाइट्रोजन, P का मतलब है फॉस्फोरस और K का मतलब है पोटेशियम। तो ये तीनों पोषक तत्व NPK में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इसीलिए इसके नाम के पहले अक्षर के आधार पर इसका नाम NPK रख दिया गया। अब NPK 3 तरह का होता है, जिन्हें इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के अनुपात के आधार पर तैयार किया गया है। एक NPK होता है 18:18:18, एक NPK होता है 19:19:19, और एक NPK होता है 12:32:16। इनमें से NPK 12:32:16 का इस्तेमाल ज़्यादातर किसान भाई करते हैं, लेकिन जो आदर्श अनुपात है देश के लिए वो है ऑप्शन ए 4:2:1। इसको NPK अनुपात को व्यापक रूप से माना जाता है, और हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में जिन्हें भारत का अनाज का कटोरा कहा जाता है वहाँ इसी आदर्श अनुपात का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। तो इस साल जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मत्स्य उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि समुद्री मछली तथा अन्य उत्पादों के मामले में यह 7वें स्थान पर है। मछली उत्पादन में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 6.3% है, और पिछले 10 साल में देश में मछली उत्पादन में
92.8% की बढ़ोतरी हुई है। जबकि आपसे अगर पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि झींगा मछली के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो झींगा मछली के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। और साथ ही हमारा देश विश्व में झींगा का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। झींगा मछली की बात हो रही है। जबकि मत्स्य उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजनी। भारत में नाइट्रोजनी रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, कृषि कीमतों पर सहकारी नियंत्रण के कारणों में से निम्न में से कौन सा उपाय सही नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, किसानों को उच्च लाभ लेने से रोकना। ये गलत है। आप तीनों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें से जो उपयुक्त ऑप्शन नहीं है वो ऑप्शन सी ही है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? अब देखिए, ये क्वेश्चन जब मैंने जिस किताब से लिया है तब वो किताब 1-2 साल पुरानी है लेखपाल की, तो तब दूध की उपलब्धता अलग थी। फिर मैंने जब इसका गूगल पे चेक किया ऑप्शंस, तो अब दूध की उपलब्धता भारत में बढ़ गई है। अब जो दूध की उपलब्धता है भारत में वो है प्रति व्यक्ति 355 ग्राम प्रतिदिन। ठीक। और सरकार का जो लक्ष्य है वो 2022 तक प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को 500 ग्राम करना है। आपसे ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है कि सरकार किस वर्ष तक प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को 500 ग्राम करना चाहती है, तो उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वर्ष 2022। और भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में 16% की बढ़त भी हुई है। अगला क्वेश्चन, भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है? यानी कि भारत की जो पूरी कृषि क्षेत्रफल है उसमें से कितना प्रतिशत भाग सिंचित हो पाता है? तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 1/3। हाँ, 1/3। भारत की कृषि भूमि का 1/3 भाग संचित होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास नहरें, तालाब, कुएं या ये सभी। तालाब इतने नहीं है प्रायद्वीपीय भारत में, तालाबों का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। कुओं का प्रयोग अब बहुत सीमित हो गया है। नलकूप का प्रयोग होता है, उत्तरी मैदानों में होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है वो है ऑप्शन ए, नहरें। तो भारत में सिंचाई का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है, सबसे महत्वपूर्ण साधन है, वो है नहरें। कई योजनाएं भी चलाई गई नहरों की, विभिन्न राज्यों द्वारा चलाई गई और केंद्र सरकार द्वारा भी चलाई गई। तो भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहरें ही हैं। अगला क्वेश्चन, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। योजना पत्रिका का प्रकाशन भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाता है। सॉरी, ऑप्शन सी से, ये प्रकाशन विभाग द्वारा। योजना पत्रिका का प्रकाशन भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाता है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा तो किया जाता है, लेकिन उसके अधीन जो भाग है प्रकाशन विभाग, तो इस ऑप्शन में प्रकाशन विभाग भी दिया हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन, विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम। भारत नारियल के उत्पादन और उत्पादकता में विश्व में अग्रणी राष्ट्र बन गया है। वर्ष 2014 से 18 के बीच में देश में नारियल की खेती में अभूतपूर्व वृद्धि भी हुई है। 2017-18 के दौरान 1602 करोड़ रुपए मूल्य के नारियल का निर्यात किया गया, जबकि इसकी तुलना में आयात केवल 259 करोड़ रुपए का हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 20। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या 20 है, यानी कि भारत को कृषि में क्षेत्रों के आधार पर 20 क्षेत्रों में बांटा गया है। और अंतिम क्वेश्चन, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत विश्व का सर्वाधिक मोटा अनाज उत्पादक देश है। मोटे अनाज में क्या क्या आता है? ज्वार, बाजरा, जौ, कोदो, कुकनी, ये मोटे अनाज में आते हैं। जबकि भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक कृषि भूमि वाला देश है। प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी लेखपाल की सामाजिक ग्रामीण की क्विज दूसरी, और वीडियो तीसरी था। हम लोगों के अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ 2-3 दिन आप, जब तक नोटिफिकेशन ना आ रहा हो, खुद सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो और क्वेश्चंस कैसे लगे। थैंक यू।